हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। सबसे पहले जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं वो न्यूट्रल से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर कोई एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, इसके बारे में बातचीत की थी। सेकेंड हमने डिस्कस किया था कि अगर जो एटम डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो आइडेंटिकल है, तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर है या ये माइनस चार्ज अगर स्टेबल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी। ठीक है, जो अनस्टेबल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था और इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे। अब थर्ड पॉइंट ये है कि अगर एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो सेम नहीं है, जैसे F माइनस ये भी न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है, I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सारे आइटम्स अलग अलग हैं। और ये बोल सकता हूं मैं कि इसमें हम ये फैक्टर नहीं लगा सकते हैं, और एटम्स अगर अलग अलग हैं तो फिर ये डिपेंड करता है कि जो सॉल्वेंट आपने लिया हुआ है इन न्यूक्लियोफाइल्स को डिसॉल्व करने के लिए वो क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में एटम्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो अलग अलग हैं, और ये सारे एटम्स बिलोंग करते हैं हैलोजन फैमिली को। और इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है, और साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज करता है तो फिर हमें डिसाइड करना है कि कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, मान लीजिए कि सॉल्वेंट हमने लिया पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक क्या करता है, कैटायंस को और एनायंस को दोनों को सॉल्वेट करता है। तो यहां पर जो एनायंस है नेगेटिवली चार्ज्ड, इन पर क्या होगा, जैसे मान लो मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया तो ये सॉल्वेट हो जाएंगे, और सॉल्वेट हो जाएंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसको क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे और ये ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर ये बहुत छोटा एटम हुआ, रेडियस ऑफ एनायन बहुत कम हुआ, तो ये ज्यादा ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, मोर सॉल्वेशन। ठीक है, सो मोर सॉल्वेशन ऑफ स्मॉलर एनायन। तो बड़े एनायन का सॉल्वेशन कम होता है, स्मॉलर एनायन का सॉल्वेशन ज्यादा होता है। ठीक है, एंड लेस सॉल्वेशन ऑफ बिगर आयन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई अगर एनायन का साइज बड़ा है तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इसको ट्रैप कर ले रहे हैं, इसके सराउंड कर ले रहे हैं और इसको क्या कर दे रहे हैं, निकलने नहीं देंगे। तो अगर ये बड़ा एनायन होगा तो इतना सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा और कुछ मॉलिक्यूल्स को हटा करके और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो अगर मान लीजिए छोटा एनायन रहा तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी, और अगर बड़ा एनायन होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है देन न्यूक्लियोफिलिसिटी will be directly proportional to size of atom donating electron. For example, इसी में अगर हम कंपेयर करें F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, वाटर में न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करें हम। ठीक है, तो वाटर में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस होगा। ठीक है, या अगर जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, तो इस डायरेक्शन में जाने पर भी साइज बढ़ता है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इस डायरेक्शन में जाने पर भी साइज बढ़ता है। तो मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं OH माइनस और SH माइनस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन वाटर। ठीक है, तो इसकी ज्यादा होगी क्योंकि सल्फर एटम का साइज ऑक्सीजन एटम से ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। या मान लीजिए क्वेश्चन आता है RO माइनस एंड RS माइनस। ठीक है, तो RS माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी, पोलर प्रोटिक में है। PHO माइनस
एंड PHS माइनस, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगी PHS माइनस की, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर में, या अमोनिया एंड PH3, ठीक है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस की साइज ज़्यादा है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी, बट दीज आर पॉसिबल ओनली इन वाटर और अल्कोहल और एनी अदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, बट दिस इफेक्ट ऑफ साइज is considerable only when we are moving from top to bottom in the periodic table. For example, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इस डायरेक्शन में जाने पर साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बड़े एनायन की सॉल्वेशन कम हो पाता है, और अगर बड़े एनायन का सॉल्वेशन कम होता है देन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर विल बी मोर एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी मोर. ओके, बट इन केस इफ द सॉल्वेंट इज नॉट पोलर प्रोटिक, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट क्या हो, पोलर अप्रोटिक और नॉन पोलर और गैशियस फेज हो, ठीक है, आइदर पोलर अप्रोटिक हो और नॉन पोलर हो और गैशियस फेज हो, ठीक है. देन अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, एंड द सॉल्वेंट विच वी हैव टेकन इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड और DMF और DMA, जैसे कि मैंने बताए थे आपको, ठीक है. इनमें से किसी से भी पूछा जाए दैट इज पोलर एप्रोटिक, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to what? Base strength. तो बेस स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है. तो इसको आप ऐसा करो, इनसे सब के कॉन्जुगेट एसिड बना लो, HF, HCl, HBr और HI, और इनकी एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करो तो ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है. और अगर एसिड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है तो बेस स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर आ जाएगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ठीक है. और यही ऑर्डर होगा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी, ठीक है. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी यही ऑर्डर होगा जो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा. अब देखो उल्टा पड़ गया ना, DMSO में F माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन पूछते वाटर में, एज ए सॉल्वेंट अगर वाटर लेते हैं, देन I माइनस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में साइज ऑफ एटम के बेसिस पर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिफाइन करते हैं, और जबकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में हम बेस स्ट्रेंथ के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, ठीक है. तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ जाए RO माइनस एंड RS माइनस एंड द सॉल्वेंट इज वाटर, सो विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? RS माइनस, ठीक है. एंड इफ द प्रॉब्लम इज आस्क्ड फॉर DMSO अगर सॉल्वेंट है, ठीक है, और RO माइनस और RS माइनस के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करना है, तो आप क्या करो, एसिड बना लो, RSH, ROH, तो ये हो जाएगा एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा बेस स्ट्रेंथ, और जो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा यही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी आ जाएगा, ठीक है. आई एम सॉरी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है. तो सॉल्वेंट बदलने से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चेंज हो जाता है, या न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है इफ वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब साइज में वेरिएशन आ रहा है तब, ठीक है. लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम मूव नहीं कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए CH3 NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस, ठीक है. तो हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. जो इन सारे आइटम्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और इन सभी का जो आउटर शेल है वो सेम है, आउटर शेल सबका 2p है, और ऐसे केस में हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है, और इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाती है। भाई साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है क्योंकि इन सब का आउटर शेल 2p है, तो साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस, फिर F माइनस, एंड दिस विल बी द ट्रेंड फॉर द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे SH माइनस एंड Cl माइनस, तो इसके लिए हमें न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है। तो आप जानते हो SH, S और क्लोरीन में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाती है, इसलिए SH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, एंड दैट विल बी इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा सॉल्वेंट आपने लिया है, पोलर प्रोटिक लिया है, पोलर अप्रोटिक लिया है, नॉन पोलर लिया है, गैसियस फेज लिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फर्क कब पड़ेगा, जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तब सॉल्वेंट का फर्क पड़ेगा। और ऐसे केस में जब आपने पोलर प्रोटिक लिया है तो साइज से डिसाइड करेंगे, साइज ऑफ एटम डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, और जब आपने पोलर अप्रोटिक या नॉन पोलर या गैसियस फेज लिया है तो फिर हम बेस स्ट्रेंथ के बेसिस पर करेंगे, ठीक है। और यहां पर भी देखा जाए तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम बेस स्ट्रेंथ से ही डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाती है, और ऐसे केस में बेस स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसको बेस स्ट्रेंथ से किया जाए तो ऐसे भी कर सकते हो, इन पर सब पर आप H लगा दीजिए और इनके कॉन्जुगेट एसिड बना लीजिए। तो ये हो गया भाई एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और इसका रिवर्स ऑर्डर होगा बेस स्ट्रेंथ का, और वही ऑर्डर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ठीक है। तो इस तरह से भी आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। बट यस, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, देन बी केयरफुल, और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करो कि सॉल्वेंट क्या लिया गया है। सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक है तो साइज फैक्टर लगा दीजिए, और अगर मान लीजिए कि पोलर अप्रोटिक है, नॉन पोलर है, गैसियस फेज है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ बेस स्ट्रेंथ, ठीक है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं, दैट इज द स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया जाए CH3 CH2 O माइनस, CH O माइनस CH3 CH3, देन O माइनस C CH3 CH3 CH3। तो हम देख रहे हैं कि भाई O पर माइनस चार्ज है, तीनों में ही है। देखा जाए तो यहां पर प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, और प्लस आई ज्यादा होगा तो यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज सबसे ज्यादा होगा। और देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करता हूं, बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करता हूं, तो मेरा ऑर्डर यही आएगा जो मैंने बोला, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई, ठीक है। इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, रीजन इज इसमें एक ही ग्रुप है जो प्लस आई लगा रहा है, इसमें दो ग्रुप्स है, और इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें तीन तीन ग्रुप्स हैं जो प्लस आई लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए अप्लाई नहीं होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाना। अब जैसे मान लो कि हमने उस दिन बात करी थी कि यहां पर मान लीजिए लीविंग ग्रुप Cl जुड़ा हुआ है, और कोई न्यूक्लियोफाइल आया, रिएक्शन हुई, Cl माइनस बाहर हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से बॉन्डिंग कर लिया। अब आप देखोगे कि अगर ये बल्कि है, क्राउडिंग इसमें ज्यादा है, तो इस कार्बन तक पहुंच पाना न्यूक्लियोफाइल के लिए मुश्किल होगा। और एक स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर भी है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी में कंसीडर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ये दिया जाए कि इन तीनों में से बेस कौन सा स्ट्रांग है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये सबसे स्ट्रांग बेस है, बिकॉज बेस का मतलब होता है प्रोटॉन गेन करना।
और H+ गेन करने के लिए कोई स्टेरिक क्राउडिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है, 3 प्लस आई है, इसमें 2 प्लस आई है, इसमें 1 है, तो माइनस चार्ज ज्यादा है और इसीलिए बेस स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। बट एज ए न्यूक्लियोफाइल ये बहुत वीक है, क्योंकि ये पूरी बारात पूरा गांव लेकर के चल रहा है साथ में, और गांव लेकर के चल रहा है तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, जगह है कम, इतने सारे एटम्स आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा इस कार्बन के पास पहुंच पाना। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल इट विल नॉट बी वेरी गुड। और मैं ये बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर ऑर्डर कंपेयर किया जाए तो ये बेहतर होगा, बिकॉज इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और इसकी अप्रोच कार्बन तक काफी इजी होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, गांव लेकर के नहीं चल रहा है, ठीक है। इसने क्या है, बराती बढ़ा लिए, मुश्किल हो गया, और इसने और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर लिया, और इसीलिए ये सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी होगी, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि भाई बेस स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। देखो, बेस्ड का मतलब होता है प्रोटॉन गेन करना, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है किसी दूसरे एटम, या बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, ठीक है। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसमें मैं आपको बताऊं कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक ये ग्रुप है, उसको बोलते हैं LDA, इसका फुल फॉर्म है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, ठीक है, अमाइड। सो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बट वीक न्यूक्लियोफाइल। सो कैन यू एक्सप्लेन दिस फैक्ट? ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा क्योंकि प्लस आई ग्रुप्स है, तो माइनस चार्ज यहां बढ़ेगा तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बट क्योंकि ये प्लस आई जो ग्रुप्स हैं, ये स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाए इन दोनों में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगा भाई इसकी होगी, क्योंकि इसने तो क्या है कि आस पड़ोस के गांव भी बुला लिए, ठीक है, बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स यहां पर हो गए, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मैं बोलूंगा इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। एक बार देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो चारों फैक्टर्स जो हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, वो हमने एक एक करके और डिस्कस कर लिए। अब हम रिएक्शन पर आते हैं। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें फैक्टर्स होते हैं अल्काइल ग्रुप, लीविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट। तो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन होती कैसे। भाई एक तरीका तो यह है कि ये जो रिएक्शन है, इसमें कार्बन के और लिविंग ग्रुप के जो बीच में बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर आ जाए डेल्टा माइनस और यहां आ जाए डेल्टा प्लस, पोलैरिटी डेवलप हो जाए, और ये लिविंग ग्रुप ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के, मतलब जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उन दोनों में से एक एक दोनों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये दोनों सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से बाहर हो जाए और इस पर आ जाए लोन पेयर और कार्बन पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज। तो दिस शुड बी ए वेरी स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या है, फॉर्म कर रहा है कार्ब केटायन, ठीक है। और कार्ब केटायन जैसे बन जाए उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आकर के इससे बॉन्डिंग कर ले,
भाई कार्ब केटायन तो क्या है, अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है। कार्ब केटायन तो रिएक्शन के प्रोडक्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले पार्टिकल हैं। तो ऐसे पार्टिकल कब बनते हैं या कितनी देर के लिए बनते हैं? बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं, ठीक है। और जैसे ही बनते हैं तो किसी और मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है इसके साथ बॉन्डिंग करके और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इस तरीके की जो रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हो, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस तरीके की जो रिएक्शन है इसकी स्लो स्टेप क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब केटायन, ठीक है। तो आरडीएस स्लो स्टेप को हम क्या कहते हैं? आरडीएस, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। So RDS is what? It is the formation of carb cation. और जो भी रेट होगा रिएक्शन का that will be proportional to stability of carb cation. Stability of carb cation. कौन सा कार्ब केटायन? पहला, ठीक है, पहला कार्ब केटायन, ठीक है, जो सबसे पहले बनेगा, फर्स्ट कार्ब केटायन, ठीक है। और जैसे ये बनेगा कार्ब केटायन तो इट कैन रीअरेंज, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल कार्ब केटायन है, कंप्लीटली डेवलप कार्ब केटायन है, तो कार्ब केटायन फॉर्म्ड कैन रीअरेंज, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड कैन रीअरेंज। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब केटायन के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बातचीत कर चुके हैं, ठीक है। सारे टाइप के रीअरेंजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ठीक है, और सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अल्काइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कंप्रेशन ऑल्सो, ठीक है। अब जो स्लो स्टेप होती है उसी से हम रेट लॉ डिफाइन करते हैं, एंड रेट लॉ स्टेट्स रेट ऑफ रिएक्शन will be equal to rate constant K RL की पावर 1 फर्स्ट। और RL की पावर 1 है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। और इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है SN1। क्या लिखा जाता है? SN1। सो व्हाट इज SN1? व्हाट इज 1 रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट वे कि पहले ये बॉन्ड टूट जाए और फिर न्यूक्लियोफाइल आकर के बॉन्डिंग कर ले। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका ऑर्डर। फर्स्ट स्टेप में क्या बना? कार्ब केटायन रीअरेंज हो सकता है और कार्ब केटायन से न्यूक्लियोफाइल बॉन्डिंग करके RNU बना सकता है। सो व्हाट इज द स्लो स्टेप? RDS। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब केटायन, रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन। कौन सा कार्ब केटायन? जो सबसे पहले बनता है। कार्ब केटायन फॉर्म कैन रीअरेंज, ठीक है, और रेट लॉ ऐसे लिख सकते हैं, एंड 1 रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन SN1। ओके, अब हम बातचीत करते हैं कि भाई इसका जो ऑर्डर मतलब जो रेट है वो कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है। तो बात हम करते हैं सबस्ट्रेट की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो पहला कार्ब केटायन है वो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये 4 मॉलिक्यूल्स और आपको बताना है कि जो SN1 का रेट है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा रेट इसका होगा, क्योंकि जो कार्ब केटायन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा 9 अल्फा H होंगे, टर्शरी कार्ब केटायन बनेगा, इसमें 2 डिग्री कार्ब केटायन बनेगा, 6 अल्फा H होंगे, इसमें 1 डिग्री कार्ब केटायन बनेगा, और इसमें नॉर्मल मिथाइल कार्ब केटायन बनेगा, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कार्ब केटायन फॉर्म। जितना स्टेबल कार्ब केटायन बनेगा उतना ही
रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये दिया जाता, तो इन दोनों में हमको रेट कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर यहां से Br माइनस निकल जाएगा तो इट विल फॉर्म PHCH2 प्लस, और इसमें से Br माइनस अगर निकल जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनता है उसी से हम रेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस पर करवाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये दिया जाता है और आपको कंपेयर करना है रेट ऑफ SN1। ठीक है, तो आप बताइए किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें अगर अपन देखें फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये है 3 डिग्री कार्बन, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अल्टीमेटली आपने ये भी अगर लिया तो Cl माइनस के निकलने से ये कार्बोकेटाइन बना और रीअरेंज करके ये तो बन ही जाएगा। बट भाई रीअरेंज करने के बाद बनाना हमको इससे कंपेयर करना है जो पहला कार्बोकेटाइन है। जैसे कि अगर अपन देखें फर्स्ट में, अगर अपन देखें तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा फर्स्ट में, सेकंड में ये कार्बोकेटाइन बनेगा और थर्ड में ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड दिस विल ऑल्सो बी द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अगर अपन देखें तो मैं देख पा रहा हूं कि ये ब्रोमीन के लोन पेयर और डबल बॉन्ड क्या होंगे, आपस में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे तो क्या होगा, ये कभी भी SN1 रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। कार्बन के और ब्रोमीन के बीच में होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इस वजह से ये कभी Br माइनस यहां से निकल नहीं पाएगा। ठीक है, और मतलब निकल नहीं पाएगा इसका मतलब ये SN1 रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका रेट ज्यादा होगा। और वैसे भी समझो आप, यहां से अगर Br माइनस निकलेगा तो इट विल फॉर्म ए कार्बोकेटाइन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो एक तो ये CH3 ग्रुप लगाया हुआ है पैरा पोजीशन पर, सो दैट विल शो +H इफेक्ट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और यहां पर क्या लगाया हुआ है, NO2 ग्रुप, और NO2 ग्रुप क्या करेगा, -M इफेक्ट लगाएगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये होगा फास्टेस्ट रिएक्शन शो करने वाला, ये होगा सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम SN1 रिएक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप कार्बोकेटाइन बना लो। ठीक है, और कार्बोकेटाइन बनाने के बाद फिर बड़ा आसान हो जाएगा, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसी का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा।
जैसे अगर अपन यहां देखते हैं तो Br माइनस निकलने से ये केटायन बनेगा और Br माइनस निकलने से ये केटायन बनेगा। तो ये वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों बहुत ज्यादा स्टेबल है? बिकॉज इसमें बैक बॉन्डिंग है, ठीक है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से हाईली स्टेबल होगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। मोर स्टेबल केटायन मतलब फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं और क्वेश्चंस में इस पे देता हूं, आप अटेम्प्ट करें। तो इनमें आपको SN1 का रेट कंपेयर करना है। तो क्यों मैं आप लोगों को स्ट्रेस दे करके ये पढ़ा रहा था, अलाइल और फिनाइल, विनाइल, बेंजाइल, ये सब आप काम आएंगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा था डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो उसका ये एप्लीकेशन था, इसीलिए मैं, ठीक है, स्ट्रेस दे करके बता रहा था। इनको अटेम्प्ट करें आप लोग। ओके, जैसे इन क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर है और जिसको हम कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो ये हाईली स्टेबल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है इस तरीके से। तो ये ज़्यादा स्टेबल है और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, लेफ्ट वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्ब केटायन बनाएगा बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। यहाँ अगर अपन देखें तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड बैक मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेंगे और इसीलिए फर्स्ट का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो अगेन ये अलाइल विनाइल पोजीशन है, ये अलाइल है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये केटायन बनेगा, ये केटायन बनेगा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, और क्वेश्चंस में देता हूँ, ये करो आप।
तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि एक पॉज ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान करके सॉल्व कर रहा हूँ, आपने कर लिया अटेम्प्ट। देखो इन दोनों में अगर अपन कंपेयर करें तो लेफ्ट वाले में एंटी एरोमेटिक बन रहा है और राइट वाले में बन रहा है एरोमेटिक कैटायन। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये एरोमेटिक है और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन राइट वाले का ज़्यादा होगा। इसमें अगर अपन देखें तो ये जिससे बोरोन लगा हुआ है, यहाँ से अगर Br माइनस जाता है सो दिस विल बी एंटी एरोमेटिक। लेफ्ट वाले में जो बनेगा कैटायन दैट विल बी नॉन एरोमेटिक, और बीच वाले में अगर कैटायन बनेगा सो दैट विल बी एरोमेटिक। तो ये भी बातचीत हम कर चुके हैं। तो ये फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो 11th क्वेश्चन है इसमें यही आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे टर्शरी है, ये 2 डिग्री है, बट ये ब्रिज हेड पोजीशन है। मतलब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ अगर कैटायन बनता है तो हाईली अनस्टेबल होगा। ब्रिज हेड पोजीशन पर अनस्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा। ये तीनों बॉन्ड प्लेन में आ ही नहीं सकते। और कार्ब कैटायन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये प्लेनर कैसे हो सकता है, तो इसीलिए ये कभी भी SN1 रिएक्शन शो नहीं कर सकता। जहां पर भी ब्रिज हेड पोजीशन पर कैटायन है इम्पॉसिबल टू फॉर्म, और ये कभी भी कार्ब कैटायन बन नहीं सकता है। और कार्ब कैटायन ही नहीं बनेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो SN1 रिएक्शन कैसे हो सकती है। ठीक है, 12th क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो इसका जो लेफ्ट वाले का रेट है वही ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट वाले में अगर अपन देखें तो कैटायन बनेगा दैट विल बी हाईली स्टेबल टर्शरी, और राइट वाले में जो कैटायन बनेगा दैट विल बी 2 डिग्री। तो यही ज़्यादा स्टेबल है, इसी का रेट फास्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन पर जो अवेलेबल लोन पेयर है ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा कैटायन के साथ, और यहाँ अगर अपन देखें तो जो नाइट्रोजन पर अवेलेबल लोन पेयर है ये कैटायन के साथ बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यस इट विल शो फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट विल फॉर्म मोर स्टेबल कार्ब कैटायन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14 की अगर अपन बात करें तो दिस इज 2 डिग्री कार्ब कैटायन, दिस विल फॉर्म 2 डिग्री कार्ब कैटायन, 1 डिग्री कार्ब कैटायन एंड 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15 अगर अपन देखें तो लेफ्ट मोस्ट में अगर अपन देखें ये कार्ब कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, बहुत ज़्यादा आइटम्स रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, बीच वाले में 3 आइटम्स पार्ट ले रहे हैं और लास्ट वाले में एक भी आइटम रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा, ये सेकेंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। देन क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको यहाँ कैटायन बनेगा ही नहीं बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो क्लोरीन का जो लोन पेयर होगा वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा और इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा तो टूटेगा नहीं तो फिर लिविंग ग्रुप की तरह जाएगा नहीं तो SN1 नहीं हो पाएगी। यहाँ बड़ी आसानी से हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कैटायन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो आसानी से SN1 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में अगर अपन देखें तो Cl माइनस के जाने से यहाँ कैटायन बनेगा, 1 pH है, यहाँ 2 pH है और यहाँ 3 pH। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एटम्स रेजोनेंस में पार्ट लेंगे और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन बनाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात हम कर रहे थे SN1 रिएक्शन की और हमने कंपेयर किया रेट। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप से, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ क्या बन जाता है, RNU और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाता है। ठीक है,
So first step of the reaction is elimination of the leaving group, that is supposed to be the slow step or RDS of reaction. And second step is कार्ब केटायन का न्यूक्लियोफाइल के साथ ज्वाइन हो जाना और RNU बन जाना। तो हमने डिस्कस किया कि जितना स्टेबल कार्ब केटायन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर जो किससे रिलेटेड है, अल्काइल चेन से। ठीक है, या सबस्ट्रेट से रिलेटेड है। तो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग केटायन बनेगा और जितना स्टेबल केटायन बनेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, अगर लीविंग ग्रुप की बात की जाए तो क्या होगा ऑर्डर। जैसे मान लो कि मैं आपसे बोल रहा था कि आरडीएस में लीविंग ग्रुप चला जाता है, तो जितना आसानी से चला जाएगा, जितना ये एल माइनस स्टेबल होगा, जितना ये अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, उतना ही रेट फास्ट होगा। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, जितना क्या होगा आसानी से चला जाएगा, उतना ही क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो मैंने यहां पे ले लिया क्लोरीन और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ जोड़ दिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया और फ्लोरीन ले लिया। तो एक बात का ध्यान रहे, कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ऐसे केस में कभी भी ये SN1 रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है एंड दिस इज ए वेरी वीक लीविंग ग्रुप। ठीक है, वेरी स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन, तो इट विल नेवर शो SN1। तो इसको तो कंपेयर ही मत किया करो, और जब भी क्वेश्चन आ जाए कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड तो SN1 के बारे में सोचना ही बंद कर दो, नो रिएक्शन। ठीक है, इन तीनों को हम कंपेयर करें तो आप जानते हो कि भाई लीविंग ग्रुप एबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, I माइनस बेस्ट, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सबसे आसानी से चला जाएगा क्योंकि I माइनस जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल भी होगा, बड़ा आयन है, रेडियस ज्यादा है, तो माइनस चार्ज स्टेबल होगा। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये तो खैर रिएक्शन शो नहीं करेगा, बट ऑर्डर पूछा जाए तो इसको फोर्थ लिख दीजिए आप। ठीक है, तो इस तरीके से लीविंग ग्रुप एबिलिटी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और मैं क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे क्योंकि मैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी आप लोगों को पहले समझा चुका हूं, जानबूझ के मैंने ऐसा किया ताकि अब मैं यूज करूं तो आप लोगों को पहले से पता हो। जैसे इन दोनों में हम कंपेयर करें रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, तो मैं देख पाऊंगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि यहां O पर माइनस आएगा और यहां O पर माइनस आएगा, बट ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि CF3 क्या है, माइनस I इफेक्ट शो करता है। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर हम कंपेयर करें तो इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप होगा एंड फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया थे टोसाइलेट, नोसाइलेट, उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कंपेयर करता हूं इन दोनों मॉलिक्यूल्स में SN1 रिएक्शन का रेट मुझे कंपेयर करना है। इनफैक्ट मैं 3 दे देता हूं यहां पर। ठीक है, तो इसमें देखो जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है ये है क्योंकि ये -M लगाएगा और O पर जो माइनस चार्ज आएगा जैसे लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर ये सेकेंड हो जाएगा और यहां पर क्या लग रहा है, +H इफेक्ट लग रहा है, और +H इफेक्ट लग रहा है तो माइनस चार्ज इंक्रीज होगा और ये सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और कार्ब केटायन बनने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। जैसे लिविंग ग्रुप आसानी से चला जाता है तो कार्ब केटायन आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो हमारे 2 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, एक तो हमने डिस्कस किया लिविंग ग्रुप और दूसरा हमने डिस्कस किया सबस्ट्रेट। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है दैट इज कनेक्टेड टू द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए इसमें, बता सकते हैं सॉल्वेंट क्या होना चाहिए?
भाई पहली चीज तो यह है कि सॉल्वेंट जो है पोलर तो होना ही चाहिए, पोलर होना चाहिए। बट अगर हम पोलर प्रोटिक लेते हैं तो फायदा होगा। क्या फायदा होगा? केटायन और एनायन दोनों ही डिसॉल्व हो जाएंगे, और केटायन और एनायन अगर दोनों ही डिसॉल्व हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि केटायन भी स्टेबल हो जाए और एनायन भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, और ये आरडीएस का प्रोडक्ट भी है। अगर ये स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन SN1 का रेट बढ़ेगा, या हम ये बोल सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN1 रिएक्शंस। ऐसा नहीं है कि पोलर अप्रोटिक में करा ही नहीं सकते, बट फेवरेबल कंडीशन है। पोलर प्रोटिक का होना क्या है? फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया, अभी बहुत बढ़िया कंडीशन है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट है तो बहुत अच्छा स्टेबल कार्ब केटायन बनेगा, बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, और मैंने इसकी रिएक्शन को करा दी वाटर में, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मैंने ले लिया, एज ए सॉल्वेंट मैंने वाटर ले लिया। ठीक है, तो ये बहुत परफेक्ट कंडीशन हुई। अब होगी क्या? फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? Cl माइनस यहां से चला जाएगा, और Cl माइनस यहां से चला जाएगा तो केटायन यहां पे बन जाएगा। एक बार ये केटायन बन गया तो क्या होगा? इस केटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आकर के बॉन्डिंग कर लेगा, और बॉन्डिंग कर लेगा तो C और O के बीच में बॉन्ड बनेगा, और O पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट स्टेप में यहां से क्या होगा? H+ निकल जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा इसमें। सो दिस इज SN1 रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज द RDS, सो रिएक्शन इज व्हाट? SN1। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर? अल्कोहल। और क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर? H+ और Cl- से हम HCl बना सकते हैं। अब आप देखो इसमें हुआ क्या, हमने न्यूक्लियोफाइल लेना ही भूल गए। हमने सॉल्वेंट ले लिया, सबस्ट्रेट ले लिया R, गुड लिविंग ग्रुप ले लिया, SN1 करा ली, न्यूक्लियोफाइल लेना ही भूल गए, फिर भी रिएक्शन हो गई। इसका मतलब जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वही बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, और वही रिएक्शन को करा देता है। यहां देखो आप, न्यूक्लियोफाइल कहां आ रहा है? फास्ट स्टेप में। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन concentration of nucleophile and strength of nucleophile। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल वीक हो, स्ट्रांग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फास्ट स्टेप को अफेक्ट करेगा। और कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम ये बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट कांस्टेंट K × RL की पावर 1 है, दैट मीन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल टर्म आ ही नहीं रहा, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे घटाओगे उससे रेट फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रांग लोगे वीक लोगे उससे रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल वही बन जाते हैं जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, और ये मैं बोल सकता हूं कि यूजुअली, ऐसा नहीं कि हमेशा, बट यूजुअली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स behave like nucleophiles and form product. So they behave like nucleophiles and they form the products. ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो क्या होता? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम यहां लेते तो क्या ये इंतजार करता भाई पहले कार्ब केटायन बना उसके बाद जाके बॉन्डिंग करे? तो डायरेक्ट अटैक कर देता कार्बन पे। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता तो क्या होता? यहाँ डेल्टा प्लस आ रहा है, डेल्टा माइनस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग होता तो तुरंत जाकर के कार्बन से बॉन्डिंग कराने की कोशिश करता। लेकिन ये वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, न्यूट्रल है, ये वेट कर रहा है किसका? कि कार्ब केटायन बन जाए। और कार्ब केटायन बन गया मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया तो ये गया बॉन्डिंग किया, H+ बाहर किया, आंसर आ गया।
So this is all about what the use of solvent, polar protic. Because polar protic solvents behave like nucleophiles and they form the product of the reaction. And because of that, such type of reactions are also known as solvolysis. ठीक है, क्योंकि solvent molecules are behaving like nucleophiles. ठीक है, if water is used as solvent, if water is used as solvent, then reactions are known as hydrolysis. Then reactions are known as hydrolysis. ठीक है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल बन जा रहे हैं. वाटर अगर है तो हाइड्रोलिसिस होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अगर दिया जाता पीएच CH2Br और रिएक्शन विथ वाटर, गुड लिविंग ग्रुप है, कार्ब कीटोन रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, परफेक्ट कंडीशन है SN1 के लिए. क्या होगी फर्स्ट स्टेप, Br माइनस चला जाए और कार्ब कीटोन बन जाए. सेकेंड स्टेप क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाए, पीएच CH2 OHH प्लस बन जाए. एंड व्हाट विल बी थर्ड स्टेप, यहां से H प्लस का निकल जाना और अल्कोहल का बन जाना. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वाटर मॉलिक्यूल खुद या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए रिएक्शंस को सॉल्वोलिसिस कहा जाता है या हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है. ओके, तो हमने डिस्कस किया कि SN1 रिएक्शंस के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. SN1 रिएक्शंस फेवरेबल होती हैं जब हाईली स्टेबल कार्ब कीटोन बनते हैं, बॉन्ड अपने आप टूट जाता है. कार्ब कीटोन का फॉर्मेशन ही स्लो स्टेप है रिएक्शन का. कार्ब कीटोन जितना स्टेबल बनेगा फर्स्ट स्टेप में उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी. कार्ब कीटोन रीअरेंज कर सकते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए. ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा फेवरेबल होंगे कब, जब पोलर प्रोटिक होंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे. तो मतलब ऐसा नहीं है कि पोलर अप्रोटिक में रिएक्शन हो ही नहीं सकती, बट पोलर प्रोटिक लेते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है. और ऐसी रिएक्शंस में खुद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर जाते हैं. ठीक है, यूजुअली रिएक्शंस में हमें वीक न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता है, क्योंकि अगर स्ट्रांग है तो फिर वो SN1 रिएक्शन की जगह कुछ और रिएक्शन होने लग सकती है. और वो क्या होने लग सकती है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, कार्ब कीटोन जो बने हैं इनके रीअरेंजमेंट भी हो सकते हैं और ये बात भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.